अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर स्टडी करनी है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, हमने वो क्वांटिटीज़ स्टडी की हैं जिससे हम जो है किसी भी सोल्यूट को, किसी भी सब्सटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कितनी मिकदार में अवेलेबल है या किसी सोल्यूशन के अंदर किसी सोल्यूट की कितनी अमाउंट मौजूद है। ठीक है ना, तो उसको हम यहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो है हम क्वांटिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं एंड कंसंट्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने जो है मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स के हमने करना क्या है कि हमने एक स्पेसिफिक एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 कंपोनेंट यहाँ पर मौजूद है। ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास मेथनॉल मौजूद है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देती हूँ। CH3OH मौजूद है, इसमें हमारे पास CH3CH2OH मौजूद है, ठीक है, एथेनॉल है, प्लस यहाँ पर जो है वाटर भी इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो हमने इस सोल्यूशन की जो है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, हम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक जो है सब्सटेंस इस सोल्यूशन के अंदर से हम एक जो है सब्सटेंस, एक सोल्यूट है, उसको हम यहाँ पर जो है सेपरेट कर लेंगे, उसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो देख लें। एक्स से हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है वो मेथनॉल है। ठीक है, मैंने मेथनॉल की मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है, तो मैं करूँगी क्या? यहाँ पे मैं लिख लूँगी एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ए हमारे पास यहाँ पर जो है मेथनॉल है, तो मैंने सबसे पहले मैंने करना क्या? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मेथनॉल फाइंड आउट कर लेने हैं। और हमारे पास ओवरऑल जो है यहाँ पर जो है तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स मीन्स के यहाँ पर अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो मेथनॉल है, एथेनॉल है और वाटर है, इनके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। उसको डिवाइड करके हम यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, हर कंपोनेंट की अलग अलग से। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फाइंड आउट की मेथनॉल के लिए, यहाँ पर आप एथेनॉल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है यहाँ पर कि आप जिस भी कंपोनेंट की जो है मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे, उसको आपके उसके नंबर ऑफ़ मोल्स आपने न्यूमरेटर में लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक्स ए फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैंने एन ए ऊपर लिखा है, डिवाइडेड बाय एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों कंपोनेंट्स नीचे लिखे हैं। ठीक है ना, एन इज़ द नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर मैंने जो है मोल फ्रैक्शन बी की फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ एन बी लिखूँगी। इसी तरह से अगर मैंने सी की फाइंड आउट करनी है तो मैं सी को ऊपर लिखूँगी। इसी तरह बारी बारी हम हर कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन हैविंग 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, 96 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। इस सॉल्यूशन की हमने मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है ना, आप देखिए फॉर्मूला में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद हैं। आपने सबसे पहले देखना क्या है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला में आप देखें कि हमारे पास तो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिए हुए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला है हमारे पास मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। सो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल फाइंड आउट करने हैं। मैस इसका कितना दिया हुआ है? 92 ग्राम, और इसके जो हमारे पास मोलर मैस है वो 46 ग्राम पर मोल होता है। तो हमारे पास आया 2 मोल्स। सो हमारे पास यहाँ पर इथाइल अल्कोहल के 2 मोल्स मौजूद हैं। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल के टोटल हमारे पास मैस इन ग्राम 96 दिया हुआ है, और इसका जो हमारे पास मोलर मैस होता है 32 ग्राम पर मोल होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 3। इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हमारे पास कितने वाटर के ग्राम्स मौजूद हैं? 90 ग्राम्स मौजूद हैं। ठीक है, 90 ग्राम है। मोलर मैस वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के, 18 टोटल हो गया। ठीक है ना, और तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया वाटर के 5 मोल्स। ठीक है, एथेनॉल के हमारे पास 2 मोल्स हैं, मेथनॉल के हमारे पास 3 मोल्स हैं, और वाटर के आए 5 मोल्स। अब आपने बारी बारी सब कंपोनेंट्स की जो है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पर अब सबसे पहले हमने जो है इथाइल अल्कोहल की फाइंड आउट करनी है। मैं फार्मूला लिख रही हूँ CH3CH2OH। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आए हैं इथाइल अल्कोहल के? 2, और टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं? 2 + 3 + 5। ठीक है, मीन्स के 2
डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.2। अच्छा जी, मोल फ्रैक्शन बेसिकली एक रेशो है और रेशो के यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने जो है मेथनॉल को फाइंड आउट करना हो CH3OH, तो देन हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। सबसे पहले क्या है, 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 3 + 5, सो 3 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.3। इसी तरह से वाटर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आए 5, 2 + 3 + 5, 5/5, 5/10, 0.5। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन आई है। अगर आपको परसेंटेज जो है मोल परसेंटेज ऑफ ईच जो है कंपोनेंट फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करोगे, जैसे 0.2 अगर आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इस मोल फ्रैक्शन की, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। इसी तरह से इसकी फाइंड आउट करनी है तो इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो हम इस तरह से परसेंटेज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी का बेसिकली जो डेफिनेशन है वो हम स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बेसिकली हमने यहाँ पर जो है पर लीटर वॉल्यूम लेना है सोल्यूशन का। अब इक्विवेलेंट का यहाँ पर क्या मतलब होगा वो हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं। नॉर्मेलिटी को हम शो करेंगे n से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि हमने यहाँ पर लिया है लीटर्स में। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर इसको इस तरह से जो है इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है बेसिकली होता ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम अब यहाँ पर हम बात करें नंबर ऑफ जो है इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल ये टर्म उसी तरह से हमने यहाँ पर लेनी है जैसे कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम कहते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसी तरह से इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन हमने उसी मीन्स में इसको यहाँ पर यूज़ करना है जैसे कि हम मोल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इक्विवेलेंट को आपने ले लिया। इक्विवेलेंट जो है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इक्वल होता है मैस के, ठीक है ना, जो कि मैस इन ग्राम हम लेते हैं, और ओवर इक्विवेलेंट मैस, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट मैस, अब यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट मैस है ये किसके इक्वल होता है, सो इक्विवेलेंट मैस बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है मोलर मैस के, जो भी आप सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो उसका मोलर मैस, और डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब मोलर मैस को यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ m0 से, ठीक है। इक्विवेलेंट इक्वल होगी वेट ऑफ सोल्यूशन, या वेट ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास होगा यहाँ पर, ये जो सोल्यूट है, ठीक है ना, उसका वेट हमने लिया ओवर इक्विवेलेंट मैस। अब इक्विवेलेंट मैस इक्वल होगी मोलर मैस और n फैक्टर के, ठीक है ना। मोलर मैस को जब हम n फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट मैस। सो ओवरऑल इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हम यहाँ पर जो है नॉर्मेलिटी की जो फाइनल इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना। अब ये इक्विवेलेंट है, ये इक्वल हो जाती है W/EM के, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो है ओवर यहाँ पर हमारे पास अब ये EM है, इसको इसकी मजीद हमने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को डिराइव कर लिया। सो नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल जो n फैक्टर होता है वो इक्वल होता है W मैस मीन्स के जो हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट होगा मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, m0 हमारे पास यहाँ पर मोलर मैस है, और VL हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, जो कि हमने लीटर में लिया है। सो ओवरऑल हमारे पास जो नॉर्मेलिटी की फाइनल इक्वेशन है ये हमारे पास इस तरह से बनती है, जिसको हम इस तरह से डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ओवरऑल जो बाकी चीज़ों का आपको पता है, मैथ्स का आपको पता है, ठीक है, मैस इन ग्राम आपको पता है, मोलर मैस आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नई चीज़ है वो है n फैक्टर। अब n फैक्टर की हम यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरह से होती हैं। कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, n फैक्टर क्या होगा, ठीक है। अब बेसिकली इन द केस ऑफ एसिड हम सबसे पहले लेंगे, बहुत इजी है ये, इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है। हम एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब डिज़ोल्व करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करता है सिंपली, ठीक है ना। तो वो एसिड उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जितने हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेगा वो उसका n फैक्टर होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HCl ले रही हूँ। HCl
को मैंने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो इसने डिसोसिएशन को शो किया और ये आइंस बन गए H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस हुआ है। सो एन फैक्टर क्या होगा इसका? एन फैक्टर 1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है। मीन्स कि जितने भी हाइड्रोजन्स एसिड के केस में जितने भी हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, वो उस एसिड का एन फैक्टर होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बेस की बात करें, ठीक है, इन द केस ऑफ बेस, सो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आइंस प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, सो हमारे पास वो उसका जो होगा एन फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएशन को शो करेगा, तो हमारे पास आइंस बनेंगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सो यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल आइन प्रोड्यूस हुआ, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है एन फैक्टर्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। मैं एक और एसिड की एक इक्वेशन लिखती हूँ। H2SO4 है, ठीक है, इसकी डिसोसिएशन हुई, इसने बनाया H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, सो एन फैक्टर 1। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर इसका एन फैक्टर 2 भी हो सकता है अगर ये 2 हाइड्रोजन्स को प्रोड्यूस करे। सो ओवरऑल एन फैक्टर की कैलकुलेशन इस तरह से होती है। अगर हम सॉल्ट लेंगे तो हम उसकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की बेस पर एन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने टर्म स्टडी करनी है, वो है स्ट्रेंथ। ठीक है। अब स्ट्रेंथ भी बेसिकली हमारे पास जो है रिलेटेड ही है इससे। जो हमारे पास है मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब स्ट्रेंथ है, अब स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर शो करते हैं S से। ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट मीन्स कि इसको हम W लिखेंगे, W से हम मास को शो कर रहे हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम इन लीटर है तो इसको हम शो करेंगे VL। सो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन गई है एक। ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है इस स्ट्रेंथ की इक्वेशन को, इस स्ट्रेंथ की इक्वेशन का एक रिलेशन हमने स्टडी करना है विद मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। ठीक है। और वॉल्यूम हमने लिया था, या फिर मैंने आपसे कहा था कि इसको लीटर में लिख लें, या फिर हमने इसको कहा था कि ये डेसीमीटर क्यूब होगा। सो ये हमारे पास आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब आप देखें कि हमारे पास W ओवर VL यहाँ पर भी मौजूद है। सो हम यहाँ पर जो है इस मोलैरिटी के इस पार्ट को हम अगर यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या फाइनल इक्वेशन आएगी? M इज़ इक्वल टू S ओवर M0। मीन्स के S हमारे पास ये आ गया, S स्ट्रेंथ, W ओवर VL। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन इस तरह से आ गई है। ठीक है ना। अब मज़ीद हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ की इक्वेशन आएगी S इज़ इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय M0। सो मीन्स कि हम इन फार्मूलाज को देखें, इन डिफरेंट फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है ना। यहाँ इस फार्मूला से भी हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी अगर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट केसेस हैं। अगर आपको किसी भी कोई कैलकुलेशन अगर आपको दी जाए जिसमें हमारे पास ये मोलैरिटी है और ये मोलर मास है, मोलैरिटी और मोलर मास दिया हो तो आप इजीली स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मोलैरिटी दी हो, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो और स्ट्रेंथ दी हो और मोलर मास भी आपको पता हो तो आप इजीली मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट इंटर कन्वर्जन्स हैं जिनके थ्रू हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है स्टडी करना है वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है। अब ये हमारे पास बाय वेट और बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन या फिर इसको हम बोलते हैं ppm। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है स्पेसिफिक फार्मूला होता है ppm को शो करने के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन टू 10 की पावर 6। इसको हम ppm के लिए, ppm को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर टर्म होती है ppb, उसको भी हम इसी तरह से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बिलियन पार्ट्स। ठीक है। जैसे हमने ppm किया है, इसमें कहा था कि हमने द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी तरह से पार्ट्स पर बिलियन जो टर्म होती है उसमें होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ppm की बजाय ppb लिखेंगे और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 6 की बजाय आएगा 9। बस ये हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है। ppm एंड ppb। ठीक है ना। तो ये दो टर्म्स हैं जिनके फार्मूलाज ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन टर्म सिर्फ यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, एक में 10 की पावर 6 है। ठीक है ना। ppm में और ppb में हमारे पास जो है 10 की पावर 9 है। सो ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशन है, जिनको हमने यहाँ पर कम्प्लीटली स्टडी किया है।